सदस्य एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत है। महान शख्सियत श्रीमती सिंधिया सादगी और करुणा की मूर्ति थी। भारतीय राजनीति में उनके अनमोल योगदान को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार आज उनके सम्मान में एक स्मृति सिक्का जारी कर रही है। इस अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल से आग्रह है कि आप अपने संबोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय संस्कृति मंत्री। पूज्य राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की जन्म शताब्दी वर्ष के पूर्ण होने के इस शुभ अवसर पर भारत सरकार ने 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करने का निर्णय दिया था। इस अवसर पर हमारे दूरदर्शी एवं संकल्प के धनी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सिक्के के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की, यह हम सब के लिए गौरव एवं गर्व का क्षण है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का संस्कृति मंत्रालय एवं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देश के राज्यों से 100 से अधिक स्थानों से पूज्य राजमाता साहब का सानिध्य पाने वाले महानुभाव जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में माननीय श्री नड्डा जी का, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, माननीय राज्यपाल गणों, माननीय मुख्यमंत्रियों, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसद गणों एवं सभी पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का स्वागत करता हूं। हम भाग्यशाली हैं कि राजमाता साहब का हमारी पीढ़ी को सानिध्य मिला। उन क्षणों को हम सभी साथी कभी भुला नहीं सकते। राजमाता जी के पास धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन अहंकार शून्य, ममत्व से भरा, सहज, सरल, सौम्य जीवन ही उनकी पहचान है। जो भी मिला वह उनसे प्रभावित हुए नहीं रह सका। मैंने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पर राजमाता को देखकर लगता था कि वे कार्यकर्ता से मिलती थी तो उसमें अपने स्नेह से उत्साह और ऊर्जा भर देती थी, और वह कार्यकर्ता स्वच्छता की राजनीति का नेतृत्व उस कार्यकर्ता के जीवन का संकल्प हो जाता था। मुझे आज भी स्मरण है, पहली बार जब 1987 में हमारी एक विशाल रैली की सफलता के बाद जब उन तक ये समाचार पहुंचाए गए, वो अखबारों के माध्यम से पहुंचे थे कि शायद कुछ लोग बगैर टिकट आए होंगे। वो प्लांट समाचार थे। हम लोग जो अपनी बात कह रहे थे तो उनकी प्रेम की डांट हमने सुनी, लेकिन जवाब हमारे पास यही था। लेकिन अचानक नाना जी वहां पहुंचे और उन्होंने जब बात को स्पष्ट किया, वही डांट उस ममत्व भरे प्रेम में बदल गई और हम सबके सिर पर वो प्रेम का हाथ ऐसा फेरा गया, वो ममत्व आज भी हमारी पूरी टीम भूल नहीं सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व को के प्रति भारत सरकार ने जो फैसला किया, विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दी है, मैं फिर से उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उस सिक्के को जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमती विजया राजे सिंधिया की स्मृति में सिक्का जारी करके कार्यक्रम को यादगार बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस शुभ अवसर पर अपने अभिभाषण से हम सभी को कृतार्थ करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल श्री, मुख्यमंत्रीगण, देश विदेश से जुड़े राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के प्रशंसक एवं परिवार के सदस्य,
उनके स्नेही और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मैं विजयराजे जी की जीवनी को जरा खंगाल रहा था। कुछ पन्नों पर मेरी नजर गई। उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का, जिसमें उन्होंने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर करवाया है। आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आज आपके सामने है। आपको पता होगा, जब कन्याकुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और मैं व्यवस्था देखता था। राजमाता जी उस कार्यक्रम के लिए कन्याकुमारी आई थी और बाद में जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में विदाई देने भी आई थी, और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बुलंद किया था। तब हमारा सपना था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना। हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए। राजमाता जी ने उस यात्रा को विदाई दी थी। जो सपना था वो पूरा हो गया। आज जब मैं पुस्तक में और भी चीजें देख रहा था, पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है, एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी। शून्य से शून्य में स्मृतियां रह जाएगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं। आज राजमाता जी जहां भी है हम सबको देख रही हैं, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है, जिनकी वो सरोकार रही हैं, वो यहां इस विशेष कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंच भी पाए हैं और मौजूद भी हैं, और देश के अनेक भागों में, कोने कोने में आज ये अवसर वर्चुअली मनाया जा रहा है। हम में से कई लोगों को उनसे बहुत करीबी से जुड़ने का, उनकी सेवा, उनके वात्सल्य को अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। आज उनके परिवार के, उनके निकट संबंधी इस कार्यक्रम में हैं, लेकिन उनके लिए हम सब, हर देशवासी उनका परिवार ही था। राजमाता जी कहती भी थी, मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की मां हूं। उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां ही हैं, उनका परिवार ही है, और इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की स्मृति में 100 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है। हालांकि मैं खुद को आज बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कार्यक्रम का स्वरूप कितना बड़ा, कितना भव्य होता।
लेकिन ये बात मैं जरूर मानता हूं, जितना मेरा राजमाता साहब के साथ संपर्क रहा है, कार्यक्रम भव्य तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम दिव्य जरूर है, उसमें दिव्यता है। साथियों, पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। इसलिए उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बार बार बात करना आवश्यक है। कुछ दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में मैंने बहुत विस्तार से उनके स्नेह पर चर्चा की थी। विवाह से पहले राजमाता जी किसी राज परिवार से नहीं थी, एक सामान्य परिवार से थी। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने सबको अपना भी बनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए, राजकीय दायित्वों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिनके भीतर योग्यता है, प्रतिभा है, देश सेवा की भावना है, वो इस लोकतंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है। आप कल्पना कीजिए, सत्ता थी, संपत्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन उन सब से बढ़कर जो राजमाता की अमानत थी, वो थी संस्कार, सेवा और स्नेह की सरिता। ये सोच, ये आदर्श उनके जीवन के हर कदम पर हम देख सकते हैं। इतने बड़े राजघराने की मुखिया के रूप में उनके पास हजारों कर्मचारी थे, भव्य महल थे, सभी सुविधाएं थी, लेकिन उन्होंने सामान्य मानवी के साथ, गांव गरीब के साथ जुड़कर जीवन जिया, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजमाता ने साबित किया कि जनप्रतिनिधि के लिए राजसत्ता नहीं, जन सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक राज परिवार की महारानी थी, राजाशाही परंपरा से थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया। जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड जेल में बिताया।
आपातकाल के दौरान उन्होंने जो जो सहा, उसके साक्षी हम में से बहुत से लोग रहे हैं। इमरजेंसी के ही दौरान तिहाड़ जेल से उन्होंने अपनी बेटियों को चिट्ठी लिखी थी। संभवतः उषा राजे जी, वसुंधरा जी, यशोधरा जी, उन सबको ये चिट्ठी याद होगी। राजमाता ने जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने लिखा था, अपनी भावी पीढ़ियों को सीना तान कर जीने की प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से हमें आज की विपदा को धैर्य के साथ झेलना चाहिए। राष्ट्र के भविष्य के लिए राजमाता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था। देश की भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने अपना हर सुख त्याग दिया था। राजमाता ने पद और प्रतिष्ठा के लिए न जीवन जिया, न कभी वो राजनीति का रास्ता चुना। ऐसे कई मौके आए जब पद उनके पास तक सामने से चल करके आए, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। एक बार खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे बहुत आग्रह किया था कि वो जनसंघ की अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनसंघ की सेवा करना स्वीकार किया। अगर राजमाता जी चाहती तो उनके लिए बड़े से बड़े पद तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच रहकर, गांव और गरीब से जुड़े रहकर उनकी सेवा करना पसंद किया। साथियों, हम राजमाता के जीवन के हर एक पहलू से हर पल बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कई ऐसी कहानियां हैं, जीवन की सातत्यपूर्ण घटनाएं हैं जो उनसे जुड़े रहे लोगों को बताते रहे। एकता यात्रा का ही एक और किस्सा है। जब वो जम्मू में थी तो दो नए कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। राजमाता दूसरे कार्यकर्ता का कभी कभी नाम भूल जाती थी, तो बार बार पहले कार्यकर्ता से पूछती थी कि तुम गोलू हो ना, और दूसरे साथी का क्या नाम है। वो अपने छोटे से छोटे साथियों को उनके नाम से जानना पहचाना पसंद करती थी। साथ के लोग कहते भी थे कि आप क्यों नाम की इतनी चिंता करती हैं, आप बस आवाज लगा दीजिए। लेकिन राजमाता उन्हें जवाब देती थी कि मेरे कार्यकर्ता मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उन्हें पहचानूं तक नहीं, ये तो ठीक बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में अगर आप हैं, फिर चाहे आप किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से हो, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के प्रति ये सोच, ये भाव हम सभी के मन में होना ही चाहिए। अभिमान नहीं, सम्मान, ये राजनीति का मूल मंत्र उन्होंने जी करके दिखाया है। साथियों, राजमाता, उनके जीवन में अध्यात्म का अधिष्ठान था। आध्यात्मिकता के साथ उनका जुड़ाव था। साधना, उपासना, भक्ति उनके अंतर मन में रची बसी थी। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। भारत माता की भी उपासना उनके लिए वैसे ही आस्था का विषय था।
मुझे एक बार उनसे जुड़ी एक बात कुछ साथियों ने बताई थी और मैं जब उस बात को याद करता हूं तो मुझे लगता है मैं भी आपको बताऊं। एक बार वो पार्टी के कार्यक्रम में मथुरा गई थी। स्वाभाविक था कि वहां राजमाता बांके बिहारी जी के दर्शन करने भी गई। मंदिर में उन्होंने बांके बिहारी जी से जो कामना की उसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है। राजमाता ने तब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए क्या कहा? हम सबके लिए राजमाता के जीवन को समझने के लिए बात बहुत बड़ी काम आने वाली है। वो भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हैं, बड़े भक्ति भाव से खड़ी हैं, आध्यात्मिक चेतना जग चुकी है और वो भगवान कृष्ण के सामने क्या प्रार्थना करती? वो कहती है, हे कृष्ण, ऐसी बांसुरी बजाओ, ऐसी बांसुरी बजाओ कि पूरे भारत के सब नर नारी फिर से जागृत हो जाएं। आप सोचिए, अपने लिए कोई कामना नहीं की, जो चाहा देश के लिए चाहा, जन जन के लिए चाहा और वो भी चेतना जगाने की बात की। जो कुछ भी किया देश के लिए किया। एक जागरूक देश के नागरिक क्या कुछ कर सकते हैं वो ये जानती थी, समझती थी। आज जब हम राजमाता जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं, पूर्णता की ओर हैं, तो हमें संतोष है कि भारत के नागरिकों की जागृति को लेकर उनकी जो कामना थी, बांके बिहारी में उनकी जो प्रार्थना थी, वो आज लग रहा है कि धरातल पर चेतना के रूप में अनुभव हो रही है। बीते वर्षों में देश में जो अनेकों परिवर्तन आए हैं, जो अनेकों अभियान और योजनाएं सफल हुई है, उसका आधार ये जन चेतना है, जन जागृति है, जन आंदोलन है। राजमाता जी के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में है। नारी शक्ति के बारे में तो वो विशेष तौर पर कहती थी कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं वह विश्व पर राज भी कर सकते हैं। आज भारत की यही नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही हैं। आज भारत की बेटियां फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, नेवी में युद्धक की भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर देश ने राजमाता जी की उस सोच को, नारी सशक्तिकरण के उनके प्रयास को और आगे बढ़ाया है। देश की एकता, अखंडता के लिए कश्मीर, भारत की एकता का सपना के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म करके देश ने उनका बहुत बड़ा सपना पूरा किया है। और यह भी कितना अद्भुत संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। और जब राम जन्मभूमि की बात निकली है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के लिए चले थे और राजमाता साहब उस कार्यक्रम में रहे, ये हम सबकी भी इच्छा थी और राजमाता जी भी चाहती थी
कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उनका होना चाहिए। लेकिन कठिनाई ये थी, उन समय नवरात्रि के पर्व चल रहे थे और राजमाता साहब नवरात्रि में अनुष्ठान करती थी और वो जिस स्थान पर अनुष्ठान करती थी वहां पूरा अनुष्ठान के समय छोड़ती नहीं थी। तो राजमाता साहब से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगी लेकिन मुझे आना जरूर है। तो मैंने कहा रास्ता बताइए। उन्होंने कहा मैं पूरी नवरात्रि के लिए ग्वालियर से निकल करके सोमनाथ जाकर के रहना चाहती हूँ और वहीं पूरी नवरात्रि करूंगी और वहीं से जब नवरात्रि के दरमियान ही ये यात्रा का प्रारंभ हो रहा है तो वहीं मैं कार्यक्रम में शरीक हो जाऊंगी। और राजमाता जी का वो उपवास भी बड़ा कठिन रहता था। मैं उस समय नया नया राजनीति में आया था, एक कार्यकर्ता के रूप में व्यवस्थाएं देखता था। मैंने राजमाता साहब की सोमनाथ की व्यवस्था संभाली और वो समय था जब मुझे राजमाता साहब के अति निकट आने का अवसर मिला था और मैंने देखा था कि उस समय उनकी पूरी पूजा, पूरा नवरात्रि का उनका अनुष्ठान एक प्रकार से ये अयोध्या रथ यात्रा को और राम मंदिर को समर्पित कर दिया था उन्होंने। वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी थी। साथियों, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर इसी गति से आगे बढ़ना है। सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध भारत उनका सपना था। उनके इस सपनों को हम आत्मनिर्भर भारत की सफलता से पूरा करेंगे। राजमाता की प्रेरणा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और राजमाता साहब ने जिस प्रकार का जीवन जिया है, कल्पना कीजिए आज एक तहसील का अध्यक्ष बन जाता है ना, उसका भी मिजाज क्या बन जाता है। और राजमाता इतने बड़े घराना, इतनी बड़ी सत्ता संपत्ति सबके बाद जिन्होंने उनके निकट का देखा है, क्या नम्रता थी, क्या विवेक था, क्या संस्कार थे, जीवन को प्रेरणा देने वाले। आइए हमारी नई पीढ़ी के साथ इन बातों की चर्चा करें। और मुद्दा सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज भारत सरकार का ये सौभाग्य है कि हमें राजमाता जी के सम्मान में ये सिक्का देश के सामने रखने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार राजमाता जी को आदरपूर्वक नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।